हेलो फ्रेंड्स, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक गुप्त साम्राज्य को पढ़ेंगे। गुप्त साम्राज्य को हिस्ट्री में आपने बार बार पढ़ा होगा, लेकिन इस साम्राज्य से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे हैं जो कि कई एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और मैंने देखा है कि कई उन प्रश्नों को बार बार रिपीट किया गया है। तो मैंने सोचा इन्हीं प्रश्नों का एक 50 क्वेश्चंस का सेट तैयार करते हैं, जिससे आपको लाभ मिलने वाले हैं, आप आने वाले एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सकेंगे। तो चलिए, आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन माना जाता है? ए समुद्रगुप्त, बी श्रीगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कुमारगुप्त। गुप्त वंश की जो स्थापना थी ये श्रीगुप्त ने की थी। इस वंश के प्रथम ज्ञात शासक ये थे। उनके समय से गुप्त सत्ता का प्रारंभ माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, श्रीगुप्त। फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के साथ मैं कुछ फैक्ट्स को भी आपको देते जाऊंगी, जिससे आपको अदर क्वेश्चंस को इनसे जुड़े हुए अगर कोई अदर प्रश्न आता है तो आप उसको भी सॉल्व कर सकें। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? ए भीतरी स्तंभ लेख, बी प्रयाग प्रशस्ति, सी ऐरण अभिलेख, डी नासिक अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी। ये कवि थे और इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का विस्तार से वर्णन है। इसे गुप्त काल का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रयाग प्रशस्ति। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? ए केवल राजनीतिक स्थिरता के कारण, बी केवल सैन्य शक्ति के कारण, सी कला और साहित्य विज्ञान और साहित्य की उन्नति के कारण, डी केवल धार्मिक विकास के कारण। गुप्त काल में कला, साहित्य और विज्ञान का अत्यधिक विकास हुआ। कालिदास, आर्यभट्ट जैसे महान विद्वान इसी काल में हुए। इसी कारण से इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। फ्रेंड्स, अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि वीडियो कैसी है, तो आप हमें एक लाइक जरूर दें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है इस तरह के और भी वीडियोस को तैयार करने के लिए। गुप्त काल में प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय किस विषय के लिए प्रसिद्ध था? ए आयुर्वेद, बी खगोल विज्ञान, सी बौद्ध शिक्षा, डी सैन्य प्रशिक्षण। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ देश विदेश से विद्यार्थी अध्ययन करने आते थे। यह शिक्षा का अंतरराष्ट्रीय केंद्र माना जाता था। ऑप्शन नंबर सी सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम क्या था? ए महेंद्राद्वितीय, बी विक्रमादित्य, सी देवनाम प्रिय देवानाम प्रिय, सी अशोक वर्धन। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता था। उनके दरबार में 9 रत्न विद्वान थे। वे एक शक्तिशाली और विद्वान राजा माने जाते थे। ऑप्शन नंबर बी सही है। गुप्त काल में भूमि दान की प्रथा को क्या कहा जाता था? ए जागीर, बी इक्ता, सी अग्रहार, डी खेड़ा। ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को अग्रहार कहा जाता था। यह दान प्रथा गुप्त काल में प्रचलित थी। इसे सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था मजबूत हुई। गुप्त काल में किस धातु के सिक्के अधिक अधिक प्रचलित थे? ए तांबा, बी चांदी, सी लोहा, डी सोना। गुप्त शासकों ने बड़ी संख्या में स्वर्ण सिक्के चलाए। इन सिक्कों पर राजा की आकृतियां बनी होती थी। यह आर्थिक समृद्धि को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, डी सही है, सोना। कालिदास किस गुप्त शासक के दरबारी कवि थे? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी कुमारगुप्त, डी स्कंदगुप्त। कालिदास जो थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। वे संस्कृत के महान कवि और नाटककार थे और अभिज्ञान शाकुंतलम उनकी एक प्रसिद्ध रचना है। गुप्त काल में नगर प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? ए सेनापति, बी भांडा गारिक, सी नगरिक, डी महादंड नायक। नगरिक नगर प्रशासन का प्रमुख होता था और वह नगर व्यवस्था और सुरक्षा को देखता था। यह पद शहरी प्रशासन का महत्वपूर्ण भाग था। ऑप्शन नंबर सी सही है, नगरिक।
गुप्त साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? ए आंतरिक विद्रोह, बी हुण आक्रमण, सी धार्मिक संघर्ष, सी डी अकाल। हुणों के लगातार आक्रमणों से गुप्त साम्राज्य कमजोर हुआ और राजनीतिक और आर्थिक शक्ति इसकी घटने लगी। इसी से गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। चंद्रगुप्त प्रथम ने किस उपाधि को धारण किया था? ए महाराजधिराज, बी परमेश्वर, सी देवानामप्रिय, डी सुल्तान। चंद्रगुप्त प्रथम ने स्वतंत्र शासक के रूप में राजाधिराज की उपाधि धारण की थी और यह उनकी संप्रभु सत्ता को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। गुप्त काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ए विषय, बी भुक्ति, सी ग्राम, डी जनपद। गुप्त प्रशासन में ग्राम सबसे छोटी इकाई थी और ग्राम का प्रशासन ग्रामिक करता था। ऑप्शन नंबर सी सही है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किस इतिहासकार ने कहा? ये प्रश्न बार बार आता है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। कारण ये कि इसने साम्राज्यवाद पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। दक्षिण भारत तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। इतिहासकार थे बी ए स्मिथ, ये नाम है इनका, बी ए स्मिथ। बी ए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को उसकी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा। गुप्त काल में भुक्ति किसे कहा जाता था? ए नगर, बी प्रांत, सी ग्राम, डी कर। गुप्त प्रशासन में भुक्ति प्रांत को कहा जाता था और इसके प्रमुख को उपरिक कहा जाता था। उपरिक। उपरिक। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीन से कौन सा यात्री भारत आया था? ए इत्सिंग, बी ह्वेनसोंग, सी फाहयान और डी मेगास्थनीज। फाहयान जो था, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। उसने गुप्त काल की सामाजिक स्थिति का वर्णन किया। गुप्त काल में न्याय व्यवस्था का प्रमुख कौन होता था? ए उपरिक, बी दंडनायक, सी नगरिक, डी ग्रामिक। दंडनायक न्याय से संबंधित कार्य को देखता था, वह अपराधियों को दंड देता था। गुप्त काल में अग्रहार क्या था? ए व्यापार केंद्र, बी छावनी, सी भूमिदान, डी कर प्रणाली। ब्राह्मणों को दी गई भूमि को अग्रहार कहा जाता था और यह धार्मिक दान की प्रथा थी, भूमिदान। गुप्त काल में सबसे अधिक किस धातु के सिक्के प्रचलित थे? ए तांबा, बी चांदी, सी लोहा, डी सोना। गुप्त शासकों ने बड़ी मात्रा में स्वर्ण सिक्के चलाए, यह उनकी आर्थिक समृद्धि का प्रमाण है। कालिदास की रचना मेघदूत किस भाषा में है? ए प्राकृत, बी पाली, सी अपभ्रंश, डी संस्कृत। कालिदास संस्कृत के एक महान कवि थे और मेघदूत उनकी प्रसिद्ध काव्य रचना है। गुप्त काल में नगर प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन था? ए सेनापति, बी नगरिक, सी उपरिक, डी अमात्य। नगरिक जो था, नगर प्रशासन का प्रमुख होता था और वह नगर की व्यवस्था और सुरक्षा को देखता था। गुप्त काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? ए तक्षशिला, बी वल्लभी, सी नालंदा, डी उज्जैन। नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का अंतरराष्ट्रीय केंद्र था उस समय और यह बौद्ध शिक्षा के लिए भी प्रसिद्ध था। आर्यभट्ट किस विषय से संबंधित थे? ए चिकित्सा, बी खगोल विज्ञान, सी राजनीति, डी इतिहास। आर्यभट्ट महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। उन्होंने पृथ्वी के घूर्णन की बात कही। गुप्त काल में विषय किसे कहा जाता था? ए प्रांत, बी जिला, सी ग्राम, डी कर। भुक्ति के अंतर्गत विषय जिला होते थे और यह एक प्रशासनिक इकाई थी। गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? ए
अत्यंत स्वतंत्र, बी दासवत, सी मिश्रित, डी सम्मानजनक। गुप्त काल में स्त्रियों को सम्मान मिलता था, लेकिन शिक्षा और स्वतंत्रता सीमित थी। ऑप्शन नंबर डी सही है, सम्मानजनक। किस गुप्त शासक के समय हुण आक्रमण हुए? ए कुमारगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी स्कंदगुप्त, डी समुद्रगुप्त। स्कंदगुप्त ने हुणों के आक्रमणों का सामना किया। इन आक्रमणों से उसका साम्राज्य कमजोर हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही है, स्कंदगुप्त। गुप्त काल की प्रसिद्ध गुफा चित्रकला कहाँ मिलती है? ए बाघ, बी एलोरा, सी अजंता, डी सांची। अजंता की गुफाएं प्राचीन गुप्त कालीन कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। यहाँ सुंदर चित्रकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, अजंता। गुप्त काल में व्यापार किस मार्ग से अधिक होता था? केवल थल मार्ग, बी केवल जल मार्ग, सी जल और थल दोनों, डी है वायु मार्ग। तो फ्रेंड्स, वायु मार्ग तो था ही नहीं। गुप्त काल में आंतरिक और विदेशी व्यापार विकसित था। थल और समुद्री दोनों तरह के मार्गों का प्रयोग किया जाता था। गुप्त काल में महाबलाधिकृत किससे संबंधित था? ए न्याय, बी सेना, सी शिक्षा, डी कर। महाबलाधिकृत सेना का उच्च अधिकारी था। वह सैन्य शक्ति का संचालन करता था। ऑप्शन नंबर बी सही है, सेना। गुप्त काल में किस धर्म को राजकीय संरक्षण मिला? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी वैदिक ब्राह्मण धर्म, डी पारसी धर्म। गुप्त शासक वैष्णव थे। उन्होंने ब्राह्मण धर्म को ज्यादा संरक्षण दिया। वैदिक ब्राह्मण धर्म। गुप्त साम्राज्य के पतन का सबसे बड़ा कारण क्या था? ए आंतरिक विद्रोह, बी हुण आक्रमण, सी आर्थिक संकट, डी प्रशासनिक कमजोरी। हुणों के लगातार आक्रमणों से गुप्त शक्ति, साम्राज्य की जो शक्ति थी, ये कमजोर हुई और इससे साम्राज्य का पतन हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही है। गुप्त काल में उपरिक किसका प्रमुख होता था? ए ग्राम, बी विषय, सी भुक्ति, डी नगर। गुप्त प्रशासन में भुक्ति को प्रांत कहा जाता था। भुक्ति का प्रमुख उपरिक कहलाता था और वह प्रांतीय प्रशासन संभालता था। ऑप्शन नंबर सी सही है। एक बात ध्यान रखिएगा, भुक्ति को प्रांत कहा जाता था। आज हम लोग स्टेट कहते हैं, ये लोग प्रांत को भुक्ति कहते थे। दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की आपको वीडियोस और भी मिलेंगे। और हमारी अगर हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको इस तरह की बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। समुद्रगुप्त की अश्वमेध यज्ञ नीति का उद्देश्य क्या था? ए धार्मिक प्रचार, बी साम्राज्य की संप्रभुता दिखाना, सी कृषि विस्तार, डी कर वृद्धि। अश्वमेध यज्ञ से राजा अपनी सर्वोच्च सत्ता घोषित करता था और समुद्रगुप्त ने इसे साम्राज्य विस्तार के बाद में किया। ऑप्शन नंबर बी सही है, साम्राज्य की संप्रभुता को दिखाना। गुप्त काल में महादंड नायक किससे संबंधित अधिकारी था? ए सेना, बी वित्त, सी न्याय, डी शिक्षा। महादंड नायक न्याय व्यवस्था से जुड़ा अधिकारी था और ये जो था वह दंड देने और कानून व्यवस्था को देखने का काम करता था। गुप्त काल में कौन सा नगर व्यापार का प्रमुख केंद्र था? ए पाटलिपुत्र, बी उज्जैन, सी कन्नौज और डी मथुरा। उज्जैन जल और थल मार्गों से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण नगर था और यह व्यापार और खगोल विज्ञान का भी केंद्र था। फ्रेंड्स, मैं रुक इसलिए रही हूँ ऑप्शंस को पढ़ने के बाद, जिससे कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकें। अगर आपको इन प्रश्नों के उत्तर आते हैं तो आप मुझसे पहले जल्दी से प्रयास करें कि आप आंसर दें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने आंसर सही थे और आप अब तक आपने कितनी अच्छी तैयारी की है। गुप्त काल में मंदिर निर्माण की कौन सी शैली विकसित हुई? ए नागर शैली, बी द्रविड़ शैली, सी वेसर शैली, डी इंडो इस्लामिक शैली। गुप्त काल में नागर शैली का विकास हुआ और देवगढ़ का दशावतार मंदिर इसी का उदाहरण है। नागर शैली में बना हुआ है दशावतार मंदिर।
गुप्त काल में सभा का मुख्य कार्य क्या था? धार्मिक अनुष्ठान, बी है ग्राम प्रशासन, सी सैन्य प्रशिक्षण, डी शिक्षा प्रसार। सभा ग्राम या नगर की प्रशासनिक संस्था थी। यह स्थानीय मामलों का निपटारा करती थी। किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण दिया? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम और डी है स्कंदगुप्त। तो कुमारगुप्त प्रथम जो थे, इन्होंने नालंदा को संरक्षण दिया और नालंदा शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र बना। गुप्त काल में भांडागारिक का कार्य क्या था? कर वसूली, बी है राजकोष की देखरेख, डी नगर सुरक्षा और डी न्याय व्यवस्था। तो ये भांडागारिक जो था राज्य के कोष का प्रभारी होता था और वह आय व्यय का लेखा रखता था। गुप्त काल में विदेशी व्यापार मुख्यतः किससे होता था? चीन के साथ, रोम साम्राज्य, सी है अरब और डी फारस। गुप्त काल में रोमन साम्राज्य से व्यापार होता था और सोने के सिक्के और वस्त्रों का आदान प्रदान किया जाता था। गुप्त काल में भूमि कर की सामान्य दर क्या थी? 1/2, बी है 1/3, सी 1/6 और डी 1/4। तो गुप्त काल में भूमि कर का सामान्यतः उपज का 1/6 हिस्सा, यह अपेक्षाकृत हल्का कर माना जाता था। यही सामान्य दर थी। गुप्त काल में कौन सा धर्म अधिक प्रचलित था? ए शैव और वैष्णव, बी केवल बौद्ध, सी केवल जैन, डी पारसी। गुप्त शासक वैष्णव थे और शैव और वैष्णव दोनों धर्मों का प्रचार प्रसार हुआ। ऑप्शन नंबर ए सही है। फ्रेंड्स, आप बिल्कुल परेशान न हो, मैं हिस्ट्री की तैयारी आपको एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से इसी तरह की प्रश्नोत्तरी ले आकर के फैक्ट के साथ बहुत अच्छे से करा दूंगी। तो आप चैनल पर बने रहें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी थोड़ा सा शेयर करें जिससे उनको भी इस चैनल की जानकारी मिले। गुप्त काल में श्रेष्ठी कौन होता था? ए किसान, बी कारीगर, सी व्यापारी संघ का प्रमुख, डी सैनिक अधिकारी। श्रेष्ठी जो होता था ये व्यापारी संघ का प्रमुख होता था और यह व्यापारिक गतिविधियों का संचालन करता था। गुप्त काल की मूर्ति कला की प्रमुख विशेषता क्या थी? ए कठोर आकृतियां, बी अत्यधिक अलंकरण, सी सरलता और सौम्यता, डी भारी वस्त्र। गुप्त मूर्ति कला में सौम्यता और संतुलन दिखाई देता है। यह कला का श्रेष्ठ काल माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, सरलता और सौम्यता। गुप्त काल में शिक्षा की भाषा मुख्यतः क्या थी? ए पाली, बी प्राकृत, सी संस्कृत, डी अपभ्रंश। गुप्त काल में संस्कृत को राजकीय संरक्षण मिला और अधिकांश साहित्य संस्कृत में ही रचा गया दिखाई देता है। गुप्त काल में बिहार किससे संबंधित था? ए शिक्षा और बौद्ध धर्म, बी व्यापार, सी सेना, डी कृषि। बिहार बौद्ध भिक्षुओं के निवास और शिक्षा के केंद्र थे और नालंदा भी एक महाविहार था। ऑप्शन नंबर ए सही है, शिक्षा और बौद्ध धर्म। गुप्त काल में किस ग्रंथ की रचना विष्णु शर्मा ने की? ए अर्थशास्त्र, बी कामसूत्र, सी पंचतंत्र, डी नीति शतक। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की और यह नीति और नैतिक शिक्षा पर आधारित है। गुप्त काल में कौन सा विज्ञान सबसे अधिक विकसित हुआ? रसायन विज्ञान, बी है भूगोल, सी गणित और खगोल, डी जीव विज्ञान। आर्यभट्ट जैसे विद्वानों ने गणित और खगोल को आगे बढ़ाया और शून्य और दशमलव पद्धति का विकास हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही है, गणित तथा खगोल। गुप्त काल में दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? अभी मैंने इसकी चर्चा की थी पहले। सांची, मथुरा, देवगढ़, उज्जैन। अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। मैंने पीछे अभी इसका आंसर बताया था। देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त कालीन स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है और यह नागर शैली में बना हुआ है।
फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है किस शैली में बना हुआ है? तो नागर शैली में बना हुआ है। गुप्त काल में ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? ए नगरिक, बी ग्रामिक, सी उपरिक और डी अमात्य। ग्रामिक ग्राम प्रशासन का प्रमुख होता था और यह स्थानीय व्यवस्था को संभालता था। गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग कहने का मुख्य आधार क्या है? केवल राजनीतिक विस्तार, बी केवल धार्मिक सहिष्णुता, सी कला साहित्य और विज्ञान की उन्नति, डी विदेशी विजय। गुप्त काल में कला साहित्य विज्ञान और प्रशासन का उच्च विकास हुआ और इसी कारण से इसको भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चंस का सेट कंप्लीट होता है। अगर आप इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन जाएगी तो आपको चैनल पर पढ़ने वाली किसी भी वीडियो की सूचना मिल जाएगी। दूसरी चीज, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। वीडियो को अब तक तो आपने लाइक कर ही लिया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।